बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो रौरमन के रहबे करीला और रही है न काले की ये कार्यक्रम कृषि दर्शन है, खास करके रौरमन ले बनाल जा है न। तो भाई कहे कर मतलब है कि रौरमन तो जानकारी में लेके आ ही बाकी जानकारी लेवे कर आगे चलो हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं देश के किसान। दलहनी और तेलहनी फसलें भूमि को बनाती है उपजाऊ। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। यूं तो देश के किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और किसान उससे लाभान्वित भी होते हैं। ऐसे ही एक योजना की शुरुआत कृषकों के लिए की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की न्यूनतम आय दी जा रही है। ये राशि 2-2 हजार रुपए करके 3 किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होंगे। राज्य के किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे राज्य में ज्यादातर किसान भाई एकल फसल यानी वर्ष में केवल एक फसल धान की ही लेते हैं और बाद के पूरे वर्ष खेत खाली छोड़ देते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए धान कटने के बाद रबी में दलहनी और तेलहनी फसलें खेत में अवश्य लगानी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्वों का विकास होता है और लगाई गई फसलों की पैदावार बेहतर होती है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक है वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। कद्दू, करेला, झिंगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाना चाहिए। इसके लिए लत्तर को झाड़ पर या मचान बनाकर उस पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरॉन दवा का छिड़काव करना बेहतर होता है जिससे फलन सही तरीके से हो। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, आपके खेत हरे भरे रहें, साथ ही कोरोना का बूस्टर डोज टीका अवश्य लगवाएं।
स्वस्थ रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, रौरमन कृषि समाचार में तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रौरमन के जानकारी देवत ही। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरमन के बार फिर स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। देखो किसान भाई बहन मन, ढेर किसान भाई बहन मन जहाँ वो पशुपालन करे ना है नहीं, तो पशुपालन करे ना तो कखनो कखनो दुधारू पशुओं के देखभाल कैसे करल जाए, जो गरु मन दूध देवान ओकर देखभाल कैसे करल जाए, इकर चिंता सताएला किसान भाई बहन के। तो चिंता कर बात नखे है नहीं। चलो हम रौरमन के सीधे लेकर चले थे फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवाती ताकि रौरमन बेस समझ जाओ और दुधारू पशु मन के देख रेख कैसे करे के उकर बारे में। सर्दियों का मौसम जोर पकड़ने लगा है, ठंड हवा चलने लगी है और मौसम काफी
ठंडा होता जा रहा है। कड़ाके का ठंड इंसानों के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। खासकर दुधारू पशुओं को सर्दी के मौसम में काफी दिक्कत होती है। ठंड की वजह से अक्सर बुखार और न्यूमोनिटिक समस्या से वे ग्रसित हो जाते हैं। यह पशु के दूध उत्पादन, स्वास्थ्य और प्रजनन को प्रभावित करता है। सर्दियों के इस मौसम में पशुपालकों को अपने सभी दुधारू पशुओं मसलन गाय, भैंस, बकरी की खास देखरेख करनी चाहिए। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम विरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आए हैं और यहाँ डॉक्टर आलोक पांडे जी से दुधारू गायों और पशुओं की देखभाल के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं सर का। सर नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों यानी किसान भाइयों को ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे दुधारू पशु है जिनका वो पालन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं उससे। बिल्कुल, हमारे किसान भाई जो अभी केवल अपना देसी गाय रख रहे हैं, तो वो देसी गाय जो है उनका दूध का 1 किलो 1.5 किलो दूध आपका होता है। तो ये कहीं से भी व्यावसायिक दृष्टि से सही नहीं है। आपको अच्छे नस्ल की गाय पालनी होगी और अच्छे नस्ल में, दुधारू नस्ल में अपने देश में भी अच्छी अच्छी नस्लें हैं जिनको हम पालन कर सकते हैं। जैसे गिर है, गुजरात की गाय है, लेकिन पूरे देश में गिर गाय जो है आज बहुत प्रचलित हो रहा है। इसका भी दूध उत्पादन करीब 8 से 10 लीटर प्रतिदिन होता है। तो गिर गाय बहुत अच्छी गाय है। दूसरा, हम लोग ही देश की एक अच्छी गाय है जो पंजाब हरियाणा में उसकी उत्पत्ति हुई है, साहिवाल गाय। साहिवाल गाय भी हमारे किसानों के लिए एक दुधारू नस्ल के रूप में बहुत ही प्रचलित हो रहा है। आज हमारे झारखंड प्रदेश में भी बहुत लोग जो है साहिवाल का पालन कर रहे हैं। साहिवाल जो है वो उसका भी दूध का उत्पादन करीब 8 से 10 लीटर प्रतिदिन होता है। और जो तीसरी जो नस्ल है जो कि बहुत ही अच्छी नस्ल है, जिसको कि हम लोग लाल सिंधी, रेड सिंधी के नाम से जानते हैं। ये आप अगर झारखंड के हैं तो हजारीबाग में गोरियाकरमा एक जगह है, वहाँ एक गवर्नमेंट का फार्म है। वहाँ पर रेड सिंधी, लाल सिंधी का बहुत बड़ा फार्म है। वहाँ किसान भाई अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वो भी जो दूध का उत्पादन है उनका भी 8 लीटर के करीब में दूध का उत्पादन होता है ग्रामीण परिस्थिति में। जानकार कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में पशुओं पर कुप्रभाव ना पड़े और उत्पादन ना गिरे, इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं की देखभाल करना बहुत जरूरी है। ठंड के मौसम में पशुओं की वैसे ही देखभाल करें जैसे हम लोग अपनी करते हैं। उनके खाने पीने से लेकर रहने के लिए अच्छा प्रबंध करना चाहिए ताकि पशु बीमार ना पड़े। जो शहरी जो क्षेत्र हैं जहां व्यावसायिक फार्म है वहां 18 से 20 लीटर दूध होता है जर्सी का। उसी तरह से हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय है। हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय जो है वो हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय यहाँ के लिए हॉलैंड की गाय है, लेकिन यहाँ हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो हम लोग ऑस्ट्रेलियन भी कहते हैं उसको कि ऑस्ट्रेलियन गाय है। उजला रंग का, काला रंग का आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्र में काफ़ी पाया जाता है। तो वो फ्रीजियन नस्ल की गाय जो है, हम फ्रीजियन नस्ल नहीं पालते हैं। फिर ध्यान रखें कि हम उसका संकर नस्ल पालते हैं, तो उसका भी दूध उत्पादन 10-12 लीटर आराम से आपके फार्म में होगा। और अगर व्यावसायिक फार्म की बात करें तो वहाँ 18 से 20 लीटर तक इन संकर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन होता है। तो जरूरी है कि हम उनका सही देखभाल करें, जो कि सबसे जरूरी चीज़ है। तो ये नस्लें जो हैं वो बहुत ही जरूरी, हमारे देश की अपनी अच्छी नस्लें हैं। 4 नस्ल हमने इनको बताया जो कि बहुत ही जरूरी है। एक है हमारा गिर, दूसरा है साहिवाल, तीसरा रेड सिंधी और चौथा थारपारकर। ये 4 नस्ल हम लोग पाल सकते हैं। हरियाणा नस्ल भी है, डुअल पर्पस के लिए है, दूध उत्पादन भी अच्छा है और खेत में काम करने के लिए उसके बैल भी अच्छे हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ की परिस्थिति है उसमें हम देसी का जो आज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जो प्रजनन नीति भी बनी उसमें भी इन देसी जो हमने अभी नस्लों का जिक्र किया, उन सब नस्लों का व्यवहार किया जा रहा है। जानकार कहते हैं कि पशुओं को खाली जगह में ना रखें, ढके स्थानों में रखें। रोशनदान दरवाजों और खिड़कियों को टाट बोरे से ढक दें। पशु बाड़े में गोबर और मूत्र निकास की उचित व्यवस्था करें ताकि वहां जल भराव ना हो पाए।
पशु बाड़े को नमी या सीलन से बचाएं और ऐसी व्यवस्था करें कि सूर्य की रोशनी पशु बाड़े में देर तक रहे। हमको जो पशुशाला बनाना है उसको बाकी जगहों से थोड़ा सा ऊंचे जगह पे बनाना है। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि जो पशुशाला में है उसमें वेंटिलेशन जो है वो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिससे हवा यहाँ से वहाँ तक सही ढंग से जा सके। हमने शहरों में देखा है कि बहुत सारे शहर में जो है उसमें बना देते हैं और एकदम जरा सा भी वेंटिलेशन का जगह अगर नहीं देते हैं तो उससे काफ़ी दिक्कत होती है जानवरों को। जानवर बीमार भी पड़ते हैं और श्वसन क्रिया में भी दिक्कत होती है, इसलिए वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। जाड़े के दिनों में खास करके जो अभी का जो जाड़े का समय चल रहा है उसके समय में ध्यान रखना है कि जो खिड़की या जो भी खुले हुए जगह हैं उसमें आप टाट लगा दें, उसमें आप बोरा लगा दें, उसको सही ढंग से ढकें, क्योंकि रात में जो है ठंड बढ़ जाती है। रात में उस ठंड के बचाव के लिए बोरा लगाना है, चारों तरफ से उसको ढक के रखना है और दिन के समय में उनको एकदम बोरा को हटा देना है। धूप आने वाली जगह है तो वहाँ पर धूप आने देना है और कोशिश करना है कि हमारे जानवर जो है दोपहर के समय में निश्चित रूप से अपने घर से बाहर निकलें, क्योंकि थोड़ा सा जगह आपको बाहर में चाहिए जो कि उनको घूमने का जगह चाहिए। आप उसको चराने के लिए नहीं भेजते हैं, लेकिन कम से कम उनको 3/3 मतलब अगर हम अंदर में जो बताया कि 60 से 80 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता है तो बाहर में कम से कम उसको 180 से 240 स्क्वायर फीट की एक जानवर की आवश्यकता होती है। जानकार कहते हैं कि सर्दी के मौसम में पशुपालक अपने पशुओं को संतुलित मात्रा में चारा देकर दूध की क्षमता बढ़ा सकते हैं। दूध उत्पादन में कमी का मुख्य कारण पशुओं को उसी अनुपात में मिलने वाली खुराक है। दरअसल सर्दी के दिनों में पशुओं को सामान्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा खुराक देनी चाहिए। पशु को मिलने वाला संतुलित राशन दूध उत्पादन को बढ़ाता है। तो किसान भाई बहन बताओ, ये दुधारू पशु मन के देखभाल कैसे करल जाए, एक बार में जानकारी मिलक नहीं और अब रौरे मन उमन के देखभाल बढ़िया से करब। हाँ, तो चलिए अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। दूसरी जानकारी है कि हर किसान भाई बहन मन के जानना बहुत जरूरी है कि खेती करे से पहले, फसल लगाए से पहले माटी कर जांच करवाना कितने जरूरी है ना। अब माटी जांच करवाना कैसे जरूरी है कि मान लो कि आदमी मन बीमार पड़े ना तो उमन कर जांच से पता चलेला कि भाई उनके का बीमारी है, उनका शरीर में का कर कमी है, तो उसने माटी जांच से पता चलेला कि माटी में का कर कमी है। तो अगर ये जानकारी बेस से चाहिए तो चलो मेरे सीधे चला थी हमारे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक श्री धनंजय कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मिट्टी जांच के क्या फ़ायदे हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मिट्टी जांच के फ़ायदे क्या हैं सर? देखिए, मिट्टी जांच का अगर खेती में जो है सबसे बड़ा रोल क्या है कि अगर हम मिट्टी जांच नहीं करेंगे तो हमको नहीं मालूम होगा कि उसमें हमारे पोषक तत्व की कमी क्या है या अधिकता क्या है। जैसे कि आप अपने शरीर में कोई भी बीमारी होता है तो आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इस तरह से टेस्ट करवाया जाता है। क्यों टेस्ट करवाया जाता है कि उससे मालूम होगा कि निदान करने में आसानी होगी। जैसे कोई रोग है तो उसको निदान करने में आसानी होगा। तो जब हम यहाँ पर खेती में बात करते हैं कि मिट्टी जांच, तो मिट्टी जांच से क्या फ़ायदा है, तो जब हम मिट्टी जांच करते हैं तो अलग अलग खेत का, आप मान के चलिए कि पूरे गांव का अगर क्षेत्र है और एक गांव का एक जगह से अगर आप सैंपल ले लेते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ नहीं होना है। आपको जो खेत एक तरह का है उसका सैंपल एक तरह का लेकर के और तब जांच करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको मालूम होगा कि आपके खेत में कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटास है, कितना सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता है, कमी है। तो इन सब बातों का जानकारी जो है मिट्टी जांच से मिलती है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब हमारे किसान भाई मिट्टी जांच के लिए मिट्टी का नमूना लेते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें? पहला तो जो हम बोले कि जैसे कि होता है क्या कि मतलब हम बोले कि आपका एक ही जगह पर अलग अलग खेत है तो नहीं सर, जैसे हम ये जानना चाह रहे थे कि जब मिट्टी लेंगे, मिट्टी का नमूना लेंगे तो उसके लिए कुछ तरीका तो है? तरीका वही वो तरीका क्या है? हाँ, वही बता रहे हैं कि जैसे आप पहले तो खेत का चयन कीजिए।
कि कौन सा खेत हमारा एक तरह का है, जिसमें कि जैसे आप फसल लगाते हैं तो मालूम हो जाता है कि इस खेत में जो है हमारा उत्पादन ज़्यादा होता है, इस खेत में कम होता है। तो वहाँ पर क्या है कि दोनों को अलग अलग सैंपल लेना है और फिर खेत के अंदर में भी जो है आपको चारों तरफ से, जैसे कोना से, चारों कोना से ले लिए, बीच से ले लिए, तो उसमें सैंपल मिट्टी का लेना है। और मिट्टी का सैंपल लेने में भी आपको मतलब वैज्ञानिक तरीके से लेना है। पहले जो है 6 इंची का भी आकार का आपको जो है मतलब गड्ढा बनाना है, भी आकार का 6 इंची का, और फिर दोनों किनारा से, उसका भी का दोनों किनारा से जो है खरोच करके जो है उसको मिट्टी को निकालना है। मान लीजिए एक खेत में आप 5-6 जगह का सैंपल ले लिए, अलग अलग क्षेत्र का ले लिए। अब उस सैंपल को एक जगह मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद फिर जो है फिर उसमें जो है आप, क्योंकि आप तो सैंपल लेंगे शुरू में बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको चाहिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, एक खेत का सैंपल बहुत है। तो आप उसको फिर मिक्स करने के बाद फिर उसमें बांटिए, अलग अलग कीजिए, और फिर उसमें से जो आप सैंपल लेंगे तब जो है सही आपको मिट्टी का सैंपल मिलेगा। बिल्कुल, ये तो हुआ मिट्टी अलग अलग तरीके, मतलब जो भी आकार का आपने बताया कि अलग अलग कोने से लेने के बाद उसको क्या पॉलीथीन वगैरह बैग में रखना होगा? हाँ, जैसे कि आप मिट्टी जब ले रहे हैं, मिट्टी का नमूना ले रहे हैं, तो पहले तो है कि मान लीजिए कि आपका मिट्टी सूखा हुआ नहीं है, कहीं भी कोई लैब में आप देंगे तो उसको भी वहाँ पर सुखाना पड़ेगा। तो जब अगर मिट्टी में नमी है तो आप जो है उसको सुखा लें, और सुखा करके फिर मतलब पॉलीथीन बैग में पहले कलेक्ट कर लें। अलग अलग सैंपल लिए, फिर एक जगह उसको मिक्स किए। मिक्स करने के बाद फिर उसमें फिर आपको अलग अलग बांट देना है। फिर उस बांट करके फिर एक साइड से लेना है, एक साइड को हटाना है। इस तरह से करके सैंपल को कम से कम हो जाए, और फिर उसमें अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा इसमें नमी ज़्यादा है तो थोड़ा सुखा ले। और उसके बाद प्लास्टिक में, क्योंकि कितना भी आप सुखाएंगे तो थोड़ा तो नमी रहेगा ही। अगर आप पेपर के बैग में डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा होता क्या है कि पेपर बैग फट गया तो फिर नुकसान होगा। और फिर उसमें जो है आपको लेबल भी करना है कि कौन सा खेत का है। आपको अपने खेत को नंबर डाल देना होगा कि ए है, बी है, या 1 है, 2 है, और उस हिसाब से आपको अपने रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है। फिर जब आपका जब अनुशंसा आएगा तो अनुशंसा में फिर जब 1 नंबर खेत में जो अनुशंसा आएगा कि वहाँ पर कितना रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, नाइट्रोजन का कितना, फास्फोरस का कितना, पोटास का कितना, सूक्ष्म पोषक तत्व का कितना करना चाहिए, तो 1 नंबर के लिए ही अनुशंसित है। अगर 2 नंबर में कुछ हो सकता है अलग हो, 3 नंबर में अलग हो, तो इस तरह से आपका जितना भी खेत है, आपका अलग अलग तरह का जो खेत है, तो सबका अलग अलग नमूना का जाँच करवाना चाहिए। तब जा कर के आपको सही जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल, तो ये तो हो गया कि एक जब हम किसान भाई मिट्टी का नमूना कलेक्ट कर लेते हैं और उसको जमा करके लैब में देते हैं जांच के लिए, और जब उसका जो रिजल्ट आता है तो वो फिर उसका किसी भी खेत में कौन सी कमी है तो उसको फिर कैसे उसको दूर करेंगे? उसका कमी के लिए जैसे कि मान लीजिए आपको आया कि आपके खेत में नाइट्रोजन की अधिकता है, मान लीजिए कि नाइट्रोजन आपका अधिक है, यूरिया बहुत ज़्यादा आप डाल दिए हैं, तो आपका खेत में नाइट्रोजन अधिक है, तो हमको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो है जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, इसका जो है वो प्रयोग कम करना होगा। हमारे खेत में अगर फास्फोरस की कमी है जैसे, तब वहाँ पर हमको सिंगल सुपर फास्फेट है, या मतलब सबसे अच्छा फास्फोरस में सिंगल सुपर फास्फेट ही होता है, लेकिन किसान भाई ज़्यादातर डीएपी का प्रयोग करते हैं। लेकिन एसएसपी में क्या है कि कुछ सल्फर भी मिला हुआ रहता है, तो हमारे खेत में सल्फर भी जाता है, तो वहाँ पर आपको फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाना होगा। फिर अगर पोटास की कमी है तो पोटास की मात्रा को बढ़ाना होगा। वहाँ पर मालूम होगा कि आपके खेत में बोरन की कमी है, मैग्नीज की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो उस तरह से सल्फर की कमी है, तो जिंक की कमी है, तो उस तरह से जिसका कमी होगा। और फिर उसमें अनुशंसा भी आता है कि आपको कितना प्रयोग करना है। जब आपका मिट्टी जांच होगा किसी भी प्रयोगशाला में, इसे मिट्टी जांच होगा, कुछ कृषि विज्ञान केंद्र में भी मिट्टी जांच होता है, आपको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मिट्टी जांच होता है, रामकृष्ण मिशन में मिट्टी जांच होता है, तो वहाँ पर आपको उनका अनुशंसा भी आएगा कि उस खेत में आपको कितना रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। तो उससे क्या होगा कि जब आप अगला फसल लगाएंगे तो उस फसल में आपको उस हिसाब से खाद का प्रयोग करना होगा। और हमारा सुझाव रहेगा कि आप साल में एक बार जरूर
जरूर अपने खेत का मिट्टी जांच करवा लें। आप 2 से 3 फसल लेते हैं तो उसके बाद एक बार जरूर मिट्टी जांच करवा ले। मिट्टी जांच में आप एक नमूना का 50 या 100 रुपया लगेगा। उससे क्या होगा कि आपका खाद का प्रयोग में कम होगा, और दूसरा जो है सही, मान लीजिए कि आपको आवश्यकता नहीं है और हम बार बार यूरिया डाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ नहीं रहा और उत्पादन घट रहा है और हमारा खेत जो है बंजर बन रहा है। तो इसलिए मिट्टी जांच बहुत ही जरूरी है। तो देखो आज कर दुई जानकारी पेशेंट लाग बेसही नहीं, और इसने जानकारी तो रोड के लाइन के देवीला साथ एहो कही कि भाई देखू रोठिन कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची और पिन कोड संख्या 834001। आज रोड में इजाजत दो मैं यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ, तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।